मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए चुनाव प्रचार का अंतिम समय बिल्कुल निकट है। इसके बाद मतदाता के बीच कैंडिडेट डोर टू डोर जाके प्रचार कर सकेंगे। तो जबलपुर सीट उसमें से ये 6 सीटों में एक शामिल है, जिसको लेकर क्या राजनीतिक समीकरण है बीजेपी कांग्रेस के, क्या अपने दावे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार रवीन दुबे और मतलूब अंसारी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जबलपुर सीट कैसे कांग्रेस ने खोई और शरद यादव का यहाँ से उदय हुआ और फिर बाद में बीजेपी ने इसको अपना गढ़ बना लिया, कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले रवीन जी शुरू करते। रवीन भाई, ये बताओ, जबलपुर सीट जो है परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, लेकिन ऐसा चेंज कब आया, क्यों आया और आज की परिस्थितियों में क्या राजनीतिक समीकरण है? देखिए, जबलपुर सीट का 1974 तक कांग्रेस का गढ़ थी। इसलिए भी गढ़ थी कि सेठ गोविंददास जी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में गिने जाते थे और वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। और इस शहर की जो मैक्सिमम आबादी है, जो बहुसंख्यक आबादी है, वो उनके कार्य प्रणाली से प्रभावित थी। और जैसे उनका निधन होता है तो उनके पोते रवि मोहन को टिकट दी जाती है, कांग्रेस से उनको उम्मीदवार बनाती है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ-साथ यहाँ पर एक ऐसा होता है कि उनकी सबको पता था, सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को पता था कि एक सहानुभूति लहर चलेगी। उनके निधन के बाद पहली बार उपचुनाव हो रहा है, तो उसमें सहानुभूति लहर चलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के नाम से चुनाव लड़ती थी। तो जनसंघ का बहुत सारा बड़ा तबका जो था, बड़े नेताओं का, वो चुनाव लड़ने का पक्षधर नहीं था। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिस समय मीसा कहलाता था, उस मीसा के तहत रायपुर जेल में शरद यादव बंद थे। वो छात्र नेता थे, यहाँ लगातार छात्र आंदोलन करते थे और यहाँ कांग्रेस की मुखालफत करते करते उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। तो प्रशासन ने उनके ऊपर मीसा लगाकर रायपुर जेल भेज दिया। रायपुर जेल से उन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के साथ साथ उन्होंने सोचा था कि चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल जाएगी। तो जमानत के लिए उन्हें आवेदन लगाने के लिए चुनाव प्रचार के लिए फॉर्म भरा और उनको जमानत भी मिल गई। प्रदेश सरकार सेठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उनको रिहा कर दिया चुनाव लड़ने के लिए। कोई आए और यहाँ पर नामांकन फॉर्म दाखिल किया। तब तक कोई ये नहीं जानता था कि शरद यादव इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे चुनाव के प्रचार के दौरान। तब तक जब नामांकन भरने गए थे तो कुछ गिने चुने लोग गए थे, 5, 7, 10 लोग गए थे। लेकिन जनता के बीच में उनका नाम था। लगातार कहीं दूध का आंदोलन करते थे, कहीं कर्मचारियों की समस्याओं के लड़ते थे, कहीं छात्रों की समस्याओं की लड़ते थे, कहीं फीस कम कराने के लिए आंदोलन करते थे। तो जन आंदोलन उन्होंने किया, जिसकी छवि उनसे जुझारू छात्र नेता की बन गई थी। फिर जैसे ही जनसंघ ने उनको समर्थन दिया, तो कोई बड़ा नेता लड़ना नहीं चाहता था, तो उन्होंने बोला उपचुनाव है, हार तो जाएंगे। तो लोकदल से शरद यादव ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद भोपाल गए, क्योंकि वहां पर भी उपचुनाव हो रहा था। भोपाल में बाबूलाल गौर चुनाव लड़ रहे थे। उनके प्रचार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए हुए थे, दिग्गज नेता जनसंघ के। तो शरद यादव जी ने उस मंच से भाषण दिया और भाषण देने के साथ उन्होंने आशीर्वाद मांगा अटल बिहारी वाजपेयी से कि अटल जी, यदि आप समर्थन दे देंगे तो हम वहाँ बेहतर चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष के लिए एक बेहतर संदेश जाएगा। अटल जी ने भी एक बड़ा सहृदयता दिखाते हुए उनके भाषण से बड़ा प्रभावित हुए। हाँ, उनका जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण से बड़े प्रभावित हुए। और जब वो प्रभावित हुए तो उन्होंने बोला ठीक है, इनको अपन समर्थन करते। तो जनसंघ का कोई बड़ा नेता लड़ने तैयार नहीं था चुनाव, तो सबने समर्थन कर दिया। सबको लग रहा था कि हार जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव ने प्रगति पकड़ी, जैसे जैसे आगे बढ़ा चुनाव, पूरे गांव गली में मोहल्ले में एक ही बात निकल आई, एक नोट एक वोट, एक नोट एक वोट। और शरद यादव ये समर्थन में बड़ी बढ़िया जुलूस निकलने लगे, घर घर के लोग निकालने लगे। हर आदमी अपना उससे जुड़ाव करने लगा कि शरद यादव मेरी गली में आते रहे, शरद यादव ने ऐसा आंदोलन किया रहा, कर्मचारी बताने लगे, शिक्षक बताने लगे। तो एक ऐसा माहौल जनता ने खड़ा कर दिया। वो जनता को चुनाव हो गया, जनता वर्सेस अदर। सरकार देखिए कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी का समय था। और 71 में आप सोचिए कि बांग्लादेश बना था। तो 71 में जो राष्ट्रवाद की भावना थी बड़े चरम पर थी। पाकिस्तान का 2 टुकड़े करा दिए इंदिरा गांधी ने। उस भावना के बाद परमाणु विस्फोट भी किया था। हाँ, उसी समय परमाणु विस्फोट भी हुआ था। ये तमाम जो बड़े निर्णय थे इंदिरा गांधी से, और इंदिरा गांधी बड़ा चेहरा थी। ऐसा नहीं कि चेहरा उनकी लोकप्रियता में कहीं कोई कमी थी। यहाँ जिस तरीके से छात्र नेता इकट्ठे हुए, तमाम कर्मचारी संगठन उसमें लगे और एक जन आंदोलन की तरह वो चुनाव लड़ा गया। और शरद यादव कहते हैं कि वो शरद यादव को उस समय ये पीपुल्स कैंडिडेट माना गया था, मतलब जनता के उम्मीदवार, विपक्ष के साझा उम्मीदवार और जनता के उम्मीदवार। और एक पहला प्रयोग भी जबलपुर में था ये एक तरह का।
देखिए उस समय जयप्रकाश आंदोलन जयप्रकाश जी सक्रिय हो चुके थे, अलग अलग सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, छात्रों के आंदोलन चल रहे थे। विपक्ष इस बात से परेशान था कि हमको वोटों को बिखराव की वजह से हमको सफलता नहीं मिल पाती। तो जो वोटों का बिखराव था, अलग अलग दल में कोई जनसंघ से लड़ता रहा, कोई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ता था, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ता था। इन तमाम और समाजवादी धड़े भी 2-3 हो चुके थे। तो अलग अलग वोटों का यदि हम ध्रुवीकरण करेंगे, एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे तो शायद सफलता मिल सकती। तो सारे दलों ने जिस तरीके से शरद यादव को समर्थन दिया, वो एक जनता का प्रयोग था, जनता का कैंडिडेट माना गया। और जब वो जीत हासिल हुई तो यहाँ से जनता पार्टी के जन्म की शुरुआत होती है। देखिए उस चुनाव प्रचार में तमाम बड़े नेता जनसंघ के भी आए, जॉर्ज फर्नांडिस भी आए, राजनारायण ने भी प्रचार किया, मधु लिमय जी भी आए, तमाम बड़े नेता, क्योंकि सबको पता था कि एक समाजवादी छात्र नेता जो है जबलपुर में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करता है, और लगातार करते करते उसके ऊपर मीसा लगा दिया, 3-4 महीने से जेल में। ये सब भावना उनको पहचान थी, तो वो सब मिलने भी और वो चुनाव लड़ने के लिए उन्हीं की पहल पर, जॉर्ज फर्नांडिस और मधु लिमय की पहल पर शरद भाई यहाँ से जबलपुर से फॉर्म भरा था उन्होंने। तो इस तरीके से चुनाव जब आगे बढ़ा तो देखिए छात्र नेता को कोई भरोसा नहीं था। जो लोग हम तो थे नहीं, लेकिन जो पुराने छात्र नेता बताते हैं कि जब मयूर होटल के नीचे खड़े होकर लोग सारे छात्र नेता मालवीय चौक में बात कर रहे थे, तो सभी लोग ये बड़े गर्व के साथ कह रहे थे, यार कांग्रेस को अपन ने नाकों चने चबवा दिया। देखना अपन लोग ने जो चुनाव लड़ा है बहुत ही शानदार लड़ा, जनता ने अपन को समर्थन दिया, अपन बहुत निकट पहुंच जाएंगे, है ना। उनको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी उस समय कि ऐसे जीत जाएंगे, लेकिन जब परिणाम खुलना शुरू हुए और जब रिजल्ट पहले दौर से ही, पहले चक्र से ही शरद यादव ने बढ़त बनाई, जो अंतिम दौर तक चली, जैसे लोग बताते हैं जो काउंटिंग में थे धीरे धीरे कांग्रेसी चले गए और वहां रवि मोहन की हार हुई। इस तरीके से शरद यादव के राजनीतिक कैरियर का सफर यहाँ से शुरू होता है। एक छात्र नेता का संसद पहुंचने का सफर जबलपुर से शुरू होता है। फिर बीजेपी ने कैसे इसको अपना, भाई शरद यादव जीते, 2 बार सांसद रहे, फिर कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन फिर 1996 से बाद जो बीजेपी ने इसको एक बार सीट पर जीत हासिल की, तो आज तक उसका ये सिलसिला जारी। तो बीजेपी ने कैसे यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ी? देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा यहाँ पर पहले से मूवमेंट, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं। 1962 में जब दंगा हुआ तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उसमें एक्टिव थे, उन्होंने बीच में काम किया था, जैसे लोग बताते हैं। तो जब विभाजन के बाद जिस तरीके से पंजाबी वहाँ का जो पंजाब से आए हुए लोग थे या सिंध प्रांत से आए हुए लोग थे, उनकी बसाहट के बीच में कांग्रेस ने तो उनको संसाधन दे दिए कि साहब जमीन ले लीजिए, दुकान ले लीजिए, मकान ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके भीतर जाकर उनके दुख दर्द को बांटा, उनकी समस्याओं को समझा और उनको अपनाया। तो जो एक वोट बैंक बना, जो सिंधी और पंजाबी वोट बैंक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ता चला गया, 1962 से जो कट्टर हिंदुत्व की बात यहाँ पर चालू हुई थी उषा भार्गव कांड के बाद से, तो जनसंघ का ये धीरे धीरे गढ़ बनता चला गया। देखिए यहाँ जो जनसंघ के काम के लोग थे, उसमें सबसे पहले जो हम आजादी के बाद सुनते हैं कि 2 या 3 परिवार ऐसे थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें सबसे ज्यादा प्रभात साहू के पिताजी चिंतामन साहू है। और हर बात में वो आंदोलन करते थे या धरना देते थे, तो लोग हमेशा एक ही बात कहते, चिंता करे चिंतामन साहू, ये जुमला चल गया रहा, चिंतामन साहू, यानी हर बात में जबलपुर की बात हो रही है, चिंता करे चिंतामन साहू, उनका नाम ही चिंतामन साहू था। तो देखिए वो इस तरीके से संघ से जुड़े हुए थे और उन्होंने बड़ा लंबी लड़ाई लड़ी। देखिए कांग्रेस के खिलाफ, या उस समय लोग जब संघ का नाम लेने के तैयार नहीं थे, तब चिंतामन साहू जी या तमाम नाम नहीं ले सकता हूँ, याद होगा, हाँ बहुत सारे लोग थे जो संघ के साथ जुड़े हुए थे, और कुछ गुने चुने परिवार, 10-12 परिवार थे जो लगातार संघ के साथ जुड़े थे। आज वो परिणति ऐसी हुई धीरे 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 कि कांग्रेस के जो परिवार थे उनके बीच में जाकर उन्होंने काम किया, उनके युवाओं को या उनके बच्चों को संघ से जोड़ा और धीरे 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 उनकी विचारधारा हिंदुत्व की, और वो जो कांग्रेस के परिवार थे वो धीरे धीरे हिंदुत्व की ओर शिफ्ट हो गए। ये संघ की वही फसल आज बीजेपी उसको आज उसको बिल्कुल सही बात, जो संघ ने फसल बोई थी वो आज पूरी तरह से वटवृक्ष बन गई है। देखिए आप यहाँ कैंडिडेट को महत्व नहीं रह गया। आप ये मत बोलिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जबलपुर में सीट जीत रही है। आप 1996 में नरेंद्र मोदी नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी थी, तो आपकी बारी अटल बिहारी के नाम पर यहाँ चुनाव जीता गया। हर बार वहाँ कैंडिडेट बदला गया, पहले कोई और उम्मीदवार होता था, फिर कोई और में जयश्री बनर्जी, बाबूराव परांजपे थे, बाबू सिटिंग एमपी की टिकट काटी गई, जयश्री बनर्जी की सिटिंग एमपी की टिकट काटी गई, 4 बार के राकेश सिंह हुए, उनकी सिटिंग एमपी की टिकट काटी गई। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो कहना वोटर उसका हो गया है, संगठन उसका है, वो जिसको चाहे चुनाव जिता लेते हैं। एक कहीं जुमला पढ़ रहा था, अभी आज ही पढ़ रहा था मैं, जहां सबसे अच्छा लगा मुझे, अरे ये लैंप पोस्ट कैंडिडेट, कांग्रेस का दिया नारा था, लैंप पोस्ट को जिता देंगे। यानी हम यदि बोलेंगे हमारा कैंडिडेट लैंप पोस्ट है, वो जुमला नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया, और लैंप पोस्ट कैंडिडेट जो है तमाम किसी को भी खड़ा करेंगे वो चुनाव जीतेगा। चाहे वो आशीष दुबे हो, पहला चुनाव लड़ रहे हैं, देखिएगा। मेरा मानना है
कि उनकी जीत के कई रिकॉर्ड बनेंगे। तो देखिए ये रवीन जी कह रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस ने कभी कहा था, नारा दिया था कि लैंप पोस्ट कैंडिडेट भी हमारा जीत जाएगा, लैंप पोस्ट को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा, तो वैसा ही कुछ जबलपुर में बीजेपी की स्थिति है। 1996 से लगातार बीजेपी का सांसद यहाँ से जीतता जा रहा है। इस बार चूंकि बीजेपी ने राकेश सिंह को विधानसभा चुनाव लड़वाकर मंत्री बनवा दिया और उनकी जगह आशीष दुबे को टिकट दिया, और आशीष दुबे का जो मुकाबला है वो दिनेश यादव से है। तो मतलब ये बताएं कि इस बार कुछ वाई फैक्टर मुझे लगता है कि दिनेश के पक्ष में ऐसी बात की जा रही, क्योंकि दिनेश को ओबीसी वर्ग से आते हैं, यादव समाज के हैं, और जो मुस्लिम वोटर होता है परंपरागत रूप से वो जबलपुर या मध्य प्रदेश या उत्तर भारत की सीटों पे कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हालांकि राजनीतिक रूप से देखें तो जो बीजेपी का वोट शेयरिंग है, पिछला पुराना देखें, पिछला चुनाव वो 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी यहाँ से जीती है, तो वो सारे जो पहलू हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर भी क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो कांग्रेस को यहाँ मजबूती दे सकते हैं? देखिए क्या है, ओबीसी कैंडिडेट के नाम पे कांग्रेस ने चुनाव में एक हल्का सा करंट तो जरूर पैदा कर दिया है। किसी और को टिकट जाती, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ माना जा रहा है, 1996 से लगातार बीजेपी लोकसभा सीट पे काबिज है। चेहरे बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, लेकिन सांसद बीजेपी का है। चूंकि दिनेश यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक बेदाग छवि के नेता है, आंदोलनों में भाग लिया उन्होंने, पार्षद रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और संगठन में भी अच्छी छवि है, नगर अध्यक्ष रहे हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो एमवाई फैक्टर काम करने की गुंजाइश तो बन रही है, लेकिन ये कितने प्रतिशत बनती है, ये इसका सही आकलन इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक लोकसभा टिकट के लिए एक दो जो दूसरे नाम चल रहे थे उसमें भी यादव समाज से लोग आ रहे थे, तो वो टिकट करने कहीं ना कहीं उनको नाराजगी झेलना पड़ सकती है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत सीमित है। अब जग जाहिर बात है, मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस की तरफ झुकते हैं क्योंकि हमेशा से। विधानसभा चुनाव हाँ, में भी हमने पूर्व क्षेत्र में वो देखा है पूरा कांग्रेस एकमात्र सीट इसलिए जीती है क्योंकि वहां पर मुस्लिम डोमिनेंस सीट है वो। हाँ, मुस्लिम वोट की तादाद ज़्यादा है, और लोकसभा के अगर आंकड़ों की बात करें तो 18 लाख वोटर में 2,40,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं। अगर उसमें से 65-70% भी वोटिंग होती तो और थोड़ा-सा हल्का सा ये लग रहा है कि कहीं पर, लेकिन जीत की अभी संभावना कहीं नहीं दिख रही है। बीजेपी बहुत मजबूती के साथ इस सीट को जो है आगे बढ़ रही है, सीट को लेके, और वोटिंग में भी और नतीजे सामने आ जाएँगे। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अ, दिनेश यादव के पक्ष में जा रही है, एक यादव समाज और दूसरे समाज, और ग्रामीण इलाकों में थोड़ा-सा हल्का-सा उनका एक फैक्टर देखने मिल रहा है, जहाँ वो ये उनसे बातचीत के आधार पे मैं ये बता रहा हूँ, जहाँ पर वो जा रहे हैं तो लोग उनसे बहुत से अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं सरकार के एमएसपी प्रति। के मुद्दे हैं, जो हाँ, गारंटी दी थी वो जो हाँ, पूरी नहीं हुई करी, वही जिसको लेके किसान भी बीच में आंदोलन कर चुके हैं, आरएसएस से जुड़ा किसान संगठन भी उस पे लेके वादा खिलाफी का आरोप लगा चुका है। वही जो बुनियादी मुद्दे हैं वो किसानों के, ग्रामीण लोगों के, वो चीज़ें जो बीजेपी कहीं पर हल्का सा टच भी नहीं कर पा रही, वो चीज़ें सामने निकल के आ रही। लेकिन चूँकि ये चीज़ें हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, वो जब रिज़ल्ट पे बहुत आज की राजनीतिक जो हाँ, दौर है, जो उनमें ये मुद्दे बहुत ज्यादा मायने नहीं गहराई से नहीं। तो देखिए मतलब ये कह रहे हैं कि एक कांग्रेस ने सोच समझ के टिकट जरूर दी है, एमवाई फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिम और यादव वाला। लेकिन वो उनका ये भी कहना है कि अब ये कितना वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। पर आखिर एक रवीन जी से पूछते हैं, रवीन जी ये बताइए कि अक्सर क्या होता है, जनता जो आम मध्यम वर्गीय या निचला तबका है उसके लिए महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, ये बड़े मुद्दे होते थे। अभी भी उससे वो जूझ तो रहा ही है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी की दर भी मतलब बढ़ी है, लोगों के पास काम नहीं है, इनकम श्रिंक हुई है, और इसके अलावा भ्रष्टाचार भी है। अभी कहीं एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि भ्रष्टाचार लोगों का मानना है कि बढ़ा है भारत में। तो ये इस सब के बावजूद भी क्या वजह है कि इतने गंभीर विषयों पे भी बीजेपी लोगों का वोट मतलब अपने खिलाफ नहीं जाने देती और बाजी मार ले जाती है? देखिए, हमको पहले 2019 का चुनाव देखना चाहिए। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अप्रत्याशित वोट मिला। खुद राकेश सिंह ऐसा मानते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उनसे जब मीडिया कर्मी लगातार सवाल करते थे, तो एक ही बात कहते थे, मैं 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतूँगा। 2 से 2.5 लाख के आसपास या 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतूँगा। ऐसा वो खुद स्वयं कहते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 4,57,000 वोटों के आसपास से ज़्यादा से जीते हैं वो, जीत हुई है।
इसकी वजह ये थी कि वहाँ जो पुलवामा में सैनिक शहीद हुआ और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की और बालाकोट में अटैक किया, उसका जो एक राष्ट्रवाद की भावना उभरी, उससे हमारे तमाम युवा और बहुत सारे कांग्रेसी परिवार और मानसिकता के लोग हैं ना, जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो बीजेपी के तरफ स्विंग वोट होता है, स्विंग वोटर, वो तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। तो इससे क्या हुआ कि कई सीटें ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 लाख वोट। अब हमको ये देखना है क्या भारतीय जनता पार्टी उस 5 लाख की लीड को बरकरार रख पाती। देखिए विधानसभा के चुनाव आए, यहाँ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा गया, शिवराज सिंह पीछे थे। हालांकि दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का मुद्दा अलग होता है। यदि हम 8 विधानसभा की सीट की मान लें तो भी 3 लाख की लीड नहीं हो पा रही। 3 लाख जो लीड है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट में नहीं ले पा रही। हमको इस तरीके से भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ये हमको देखना चाहिए, क्या वो लीड बढ़ा पाएगी या घटा पाएगी? क्या वो राष्ट्रवाद की भावना के तहत जो वोट गया तो वो वहीं जाके रुक गया? भारतीय जनता पार्टी पास यह स्विंग होकर वापस जो अपनी अपनी जगह वोट करता था, कोई बसपा का वोटर था, कोई वामपंथी वोटर था, कोई समाजवादी वोटर था, ये तमाम वोटर जो है वो क्या वापस आकर फिर से अपनी जगह जाएगा, भारतीय जनता पार्टी वोट करेगा? ये देखने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ये चीज है, अब देखिए उसने लीड घटने नहीं दी। जैसे उसने 1996 में आता है तो उसने 1 लाख से कम वोटों से जीतते हैं। फिर उसके बाद का जो चुनाव होता है तो 1-1.25 लाख वोट से जीतते हैं। फिर उसके बाद से जीतते हैं तो 1,80,000 वोट से जीतते हैं। तो एक शनय करते करते 4,57,000 पे आ गए। लेकिन 2024 का चुनाव ये सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है, चुनाव होगा जिसमें मतदाताओं का ये रुझान पता चलेगा, क्या वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो गया? यदि वो वोटर हो गया तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी जबलपुर सीट से। और यदि वो जो हम सब के जो आप कह रहे हैं कि हम भी कह रहे हैं कि साहब महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं, लोगों के घरों में समझिए अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को कोई कहती है रेलवे टिकट किराए को लेकर परेशान है, कोई बस के किराए को लेकर परेशान है, कोई टोल टैक्स को लेकर परेशान है जिसको जाना, इन तमाम बातों को लेकर आदमी कहता जरूर है, लेकिन क्या वो उसको वोट में कन्वर्ट कर पाएगा या कांग्रेस उसको अपनी तरफ खींच पाएगी? देखिए कांग्रेस ने 5 साल मेहनत नहीं की थी, 5 साल मेहनत करती, इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाती तो वाकई में उससे उसका असर देखने को मिलता। देखिए विधानसभा चुनाव के परिणाम देखना चाहिए हमको। विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया और यहाँ राहुल गांधी नहीं थे, कमलनाथ चेहरा थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 11 लाख वोट मिलता और कांग्रेस को 1 करोड़ 75 लाख वोट, यानी दोनों के बीच में 30 से 35 लाख वोट का अंतर मार्जिन रह जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमने 1 करोड़ 30 लाख लाडली बहनाओं को लाडली बहना योजना के लाभार्थी। यदि आप 1,500 रुपए देने के बाद भी 1.5 करोड़ में से 35 लाख या 40 लाख वोट लेके आगे बढ़त बना रहे हैं, ये तो रिजल्ट थोड़ा सा जो हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और वोट के स्विंग का हमको मिजाज देखना पड़ेगा। तो देखिए ये रवीन जी बता रहे हैं कि अगर नतीजे जो है पुराने पैटर्न के हिसाब से आते मतलब बीजेपी की बढ़त बढ़ती जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि जबलपुर जो है वह बीजेपी का पूरी तरह से मतदाता उसके लिए कमिटेड है और उसका एक कोर वोटर हो चुका है, उसके पक्ष में ही वोट करेगा वो, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन अगर 5 जून के नतीजों में अगर पिछली बार के मुकाबले जीत हार का अंतर यदि घटता है तो इसका मतलब है कि जनता के जो महंगाई, भ्रष्टाचार या बाकी जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं उसके जेहन में था, जिसके कारण उसकी बीजेपी ने की लीड बढ़ने नहीं पाई। अब इसका जो भी फैसला होगा वो तो 5 जून को ही पता चलेगा और जिसके लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और एबीपी लाइव भी सभी से ये अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र में नई सरकार के गठन में अपनी भूमिका अदा करें। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।